Good morning, everyone. So, today we will solve 100 questions of CMAT 2024 Slot 1 PYQ. So, we all know that 100 questions रहते CMAT पेपर में 20 क्वेश्चन मैथ्स 20 क्वेश्चन रीजनिंग 20 क्वेश्चन इंग्लिश 20 क्वेश्चन जीके 20 क्वेश्चन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल टर्म्स में कह तो So let's start solving. First we will solve from question number 41 to 100 and then from question number 1 to 40. इससे हमारा बहुत कम टाइम में 60 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और लास्ट में 40 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है. मैंने पहले से सॉल्यूशंस मार्क कर दिए और सॉल्व कर दिए ताकि कम से कम टाइम में हमारा पेपर सॉल्व हो जाए. तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41. ओके सो 41 से इंग्लिश शुरू होता है. तो लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग इंग्लिश. Identify the usages of the word principle in the following sentence. In the meeting, the principal stated the principal reasons for the suggested changes in the statute. तो प्रिंसिपल देखो प्रिंसिपल दो बार यूज हुआ है. पहली बार प्रिंसिपल दो बार यूज हुआ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ. तो यहाँ पे प्रिंसिपल आदमी है. इन द मीटिंग द प्रिंसिपल, मीटिंग प्रिंसिपल ने कहा. तो यहाँ पे क्या होगा? नाउन. तो देखो नाउन 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 नाउन. तो पहला तो कंफर्म नाउन है. दूसरा के लिए प्रिंसिपल क्या? एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है. देखो स्टेट द प्रिंसिपल रीजंस. रीजंस को ये क्वालिफाई कर रहा है, यानी रीजंस की खासियत बता रहा है. कौन से रीजन? जो इंपॉर्टेंट रीजंस थे. तो जब किसी चीज़ की हम विशेषता बताते तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है. 41 का सी. नेक्स्ट 42. फिल इन द ब्लैंक्स है. ही ऑफन डैश कोल्ड इन विंटर. ही ऑफन कैचेस कोल्ड इन विंटर. ठीक है. पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. होल्ड बैक, होल्ड हाई, होल्ड ऑन, होल्ड अप. तो ऑड वन आउट बताना है. देखो होल्ड बैक मतलब क्या होता है? पीछे रोकना. होल्ड ऑन रुको. होल्ड अप रोक के रखो. लेकिन होल्ड हाई मतलब कॉन्फिडेंट और प्राउड होना. तो बी कॉन्फिडेंट एंड प्राउड. तो ऑड वन आउट कौन सा है? होल्ड हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है? हर हाल में करना है. ठीक है. तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वेच्छा से, यानी कि वॉलेंट्री. सिंपल. स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्पोर. तो बचपन में हमने स्कूल में जानता है कि वो स्पीच बिना हम लोग तैयारी के बारे में देते हैं उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं. 46. पिक द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वन सीज दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एवरीवेयर. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए. दिस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सीन एवरीवेयर. तो कैसे हो? यहाँ पर देखो सीज है तो सीज का सीन हो जाएगा. ठीक है. और सीज क्या है? प्रेजेंट टेंस में है तो इज हो जाएगा. ठीक है. सिंपली इस हिसाब से ऑप्शन ए. Pick the correct answer from the options given below to replace the underlined word or phrase in the following sentence to make it grammatically correct. हमें इसे grammatically correct बनाना है. मतलब ये गेटिंग फॉर मी यहाँ पे रॉन्ग है. इसके जगह पे हमें दूसरा ऑप्शंस को फिट करना है. तो ही कीप्स डैश एंड आई रियली डोंट नो व्हाट रॉन्ग हैव आई डन. यहाँ दिया हुआ गेटिंग फॉर मी, तो ये गलत है. सारे का ऑप्शंस का मतलब समझते हैं. गेटिंग फॉर मी का मतलब होता है रॉन्ग, ऑप्टेन करना या बाय करना. ठीक है. तो ये मतलब सॉरी ये तो गलत है. तो गेटिंग फॉर मी का मतलब होता है ऑप्टेन करना या खरीदना. गेट्स एट मी का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट करना. गेट्स एट मी, मुझे कॉन्टैक्ट करना है. गेट ऑफ एट मी, गेट ऑफ मतलब लीव करो, मुझे छोड़ो. गेटिंग एट मी का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना या टीस करना. और गेटिंग बाय का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग टू सर्वाइव विथ मिनिमम रिसोर्सेज. अगर तुम मिनिमल रिसोर्सेज के साथ सर्वाइव कर जाते तो होता है गेटिंग बाय मी. यहाँ कह रहा है क्वेश्चन देखो. ही कीप्स डैश एंड आई रियली डोंट नो व्हाट रॉन्ग आई हैव डन. वो मुझे
परेशान करता रहता है और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेटिंग एट मी मतलब क्रिटिसाइज या टीज करना। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। तो पैसेज रीड करना है। टू वॉट एक्सटेंट रीजनिंग can dash a reliable basis for a theory of justice is of course itself an issue that has been subject to controversy dash first chapter of this book is dash with the role and reach of reasoning। तो हम आगे अब नहीं पढ़ेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि आगे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ है नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिक द अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट फॉर 3, ऑप्शन 3 यहाँ है। तो बुक इज, तो डैश फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज डैश विद द रोल एंड रीच। तो हमें पता है बुक इज कंसर्न्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो हैज़ बीन लगा हुआ है तो ईडी का फॉर्म जाएगा, यानी कि ईडी वाला सी ऑप्शन। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कंसर्न्ड। 1 के लिए टू वॉट एक्सटेंट रीजनिंग कैन डैश, क्या होगा, प्रोवाइड प्रोवाइड प्रोवाइड्स प्रोवाइडेड बी प्रोवाइडेड। तो कॉमन सेंस से अगर सोच के देखोगे तो प्रोवाइड होगा। 50 पिक द अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट फॉर 2 के लिए क्या हो जाएगा अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट, डैश द फर्स्ट चैप्टर। वो फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा है, यानी कि स्पेसिफिक फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा है, तो द फर्स्ट चैप्टर, ऑप्शन सी। अब हमें करना है रीअरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा बी, ठीक है। इंडिया इज फेसिंग अ वाटर सिचुएशन दैट इज सिग्निफिकेंटली वर्स देन एनी दैट प्रीवियस जनरेशन हैड फेस्ड। फिर उसके बाद होगा ए, all Indians' water bodies within and near population centers are now grossly polluted with organic and hazardous pollutants। फिर होगा हमारा डी, नॉट अ सिंगल इंडियन सिटी कैन प्रोवाइड क्लीन वाटर दैट कैन बी कंज्यूम फ्रॉम अ टैप ऑन 24/7 basis। एंड फाइनली सी, दैट्स वाई interstate disputes over river water are becoming intense and widespread। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ए डी सी, ठीक है, सिंपल। देखो दैट्स वाई कब यूज़ किया जाता है, जब पहले किसी की बात हो रही है। तो सी से तो ऑप्शन वैसे भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता, यानी कि सी से तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो सी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो देखो सी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो ये ए बी सी तो ऐसे कट गया, तो इसी हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये स्मार्ट तरीका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या होता है, प्यार से अपनी बात मनवाना, ठीक है, प्यार से अपनी बात को मनवाना। क्वैक्स मतलब होता है खुशामद करना, यानी कि अपना बात को मनवाना, सेम मीनिंग हो गया, सिनोनिम्स हो गया। एंटाइस का मतलब ये होता है लुभाना, अट्रैक्ट करना और अपनी बात को लुभा के अपना काम करवा लेना। तो क्वैक्स और एंटाइस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बुली मतलब तो धमकाना होता है, तो ये तो नहीं होगा। डिसइंचेंट का मतलब होता है डिसइल्यूजन, यानी कि इल्यूजन से मुक्त हो जाना, फ्री फ्रॉम इल्यूजन। तो सिनोनिम्स पूछा है कैजुअल का, तो वो हो जाएगा क्वॉक्स और एंटाइस। तो ऑप्शन ए एंड बी, ए इज द करेक्ट आंसर। रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले होगा सी, द इंडियन गवर्नमेंट बी हैड टू प्लान फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूज कंट्री। तो सी बी ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बी ए डी। और इसमें भी स्मार्ट अप्रोच लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देखो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, द इंडियन गवर्नमेंट या तो ए से स्टार्ट होगा या फिर सी से स्टार्ट होगा। इसे बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ से जब आगे सब सेंटेंस मैच करो पढ़ के तो मैच नहीं होगा, तो ये ए बी एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर हम जब इसको करेक्टली अरेंज करेंगे तो सी बी ए डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ में मैच करना है किसका मतलब क्या होता है। तो विन हैंड्स डाउन, तो विन हैंड्स डाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है, कनकर ईजिली, ठीक। और विन हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है, कनकर ईजिली। लर्न द हार्ड वे, लर्न द हार्ड वे का मतलब क्या होता है, लर्न फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। लर्न द हार्ड वे का मतलब क्या होता है, लर्न फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। टू फील ब्लू मतलब मिजरेबल, टू फील ब्लू मतलब फील मिजरेबल, दुखी, मिजरेबल मतलब दुखी होता है। टेक टू वंस हिल्स, टू रन अवे। टेक टू वन हिल्स का मतलब भाग जाना। तो इस हिसाब से अगर हम मैचिंग करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। फिर से मैच आया, मैच द फॉलोइंग। एल आई बी, एल ई बी, एल ई बी का मतलब होता है अदर, और इसको स्पेसिफिक करें तो एट द मूवमेंट ऑफ क्राइम प्रेजेंट एल्सवेयर। एल ई बी का मतलब होता है कि जब कोई क्राइम हो रहा था, कोर्ट से रिलेटेड चीज़ है, तो तुम उस वक्त कहीं और प्रेजेंट थे, तो उसी को कहते हैं एल ई बी। तो एल ई बी मतलब अदर। एक्स पार्टे,
एक्स पार्टे का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड ओनली। एक्स पार्टे मतलब सिर्फ एक तरफ से, एक पार्टी से। एक्स पार्टे एक पार्टी की तरफ से, यानी फ्रॉम वन साइड ओनली, एक तरफ से लड़ रहे हो। लेक्स लॉकी, लेक्स लॉसी मतलब द लॉ ऑफ द प्लेस। लेक्स लॉकी मतलब द लॉ ऑफ द प्लेस। लेक्स लॉकी मतलब द लॉ ऑफ द प्लेस। क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू मतलब दिस फॉर डैट। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है? क्विड प्रो क्यू का मतलब दिस फॉर डैट। इस हिसाब से मैच करेंगे तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉडल वर्ब्स हैव ओनली वन फॉर्म, दे हैव नो आईएनजी और ईडी फॉर्म्स एंड डू नॉट ऐड एस टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। बिल्कुल सही है अगर हमने मॉडल्स वर्ब्स ग्रामर में पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2। मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अदर वर्ब। ये गलत है। मॉडल वर्ब आर फॉलोड बाई पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से फॉलो नहीं होता, वो बेस फॉर्म यानी कि V1 से फॉलो होता है। देखो एग्जाम्पल से समझो, शी कैन स्विम होता है, सी कैन स्वम नहीं होता है। मैंने मतलब पढ़ा है तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो इस वजह से ऑप्शन सी। असर्शन रीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वॉज नॉट नोन। ठीक है, तो डिटेल्स यहाँ पे क्या है, इसको पहले समझ लो ताकि आसान हो जाएगा सर्च। ये डिटेल्स एस लगा तो प्लूरल हो गया। ठीक है, और वॉज द डिटेल्स यहाँ पे जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वेयर ना लगता है, तो यहाँ वॉज गलत है, तो यहाँ वेयर सही होगा। अब आगे पढ़ो। द अबव सेंटेंस डज नॉट एडहियर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड हेंस इट इज़ अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। बिल्कुल, हमने पहले ही इसको सही कर दिया। यहाँ डिटेल्स है तो इस हिसाब से यहाँ पे वेयर होगा, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। रीजन, इन नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन द वर्ब एग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द नाउन प्रीसीडिंग द प्रीपोजिशन। तो ये बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए। Statement 1, dare usually forms negatives and questions like an ordinary verb and is followed by infinite with to। बिल्कुल सही है। It can also be used to like a modal verb especially in present tense negative form and is followed by an infinite with to। ये भी सही है, तो ऑप्शन ए। अब हमें पैसेज को पढ़ना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो पैसेज को पढ़ते हैं। Education taken in its most extensive sense is properly that which makes the man. One method of education, therefore, would only produce one kind of man. But the greater excellence of human nature consists in the variety of which it is capable. Instead, then, of endeavoring by uniform and fixed system of education to keep mankind always the same, let us give free scope to everything which may bid fair for introducing more variety among us. The varied character of the Athenians was certainly preferable to the uniform character of the brute creation. Among them, every species of birds builds its nest with the same material and in the same form. The genius and disposition of one individual is that of all, and it is only the education which men give them that raises any of them much above others. But it is the glory of human nature that the operations of reasons, through variable and by no means infallible, are capable of infinite improvement। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ है, लैंग्वेज टफ यूज़ किया गया है। We come into the world worse provided than any of the brutes, but when their faculties are at a full stand and their enjoyments incapable of variety or increase, our intellectual powers are growing apace. We are perpetually deriving happiness from new sources, and even before we leave this world, are capable of tasting the felicity of angels। तो ये पैराग्राफ पढ़ के तो कुछ समझ आया नहीं होगा, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। समरी बता दें तो समरी क्या है, तो इस पैराग्राफ में बात किया जा रहा है एडुकेशन जो है वो ह्यूमैनिटी को शेप करता है। एडुकेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस डिफाइन द व्हाट इज मीन्स टू बी ह्यूमन। इंसान होने का मतलब क्या होता है। पहला ये वैरायटी ओवर यूनिफॉर्मिटी को एक्सप्लेन करता है। एक सिंगल रिजिड एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करता है आइडेंटिकल पीपल को, बट ह्यूमन ग्रेटनेस लाइज इन डाइवर्सिटी। अगर एक रिजिड एजुकेशन सिस्टम होगा तो एक जैसे लोग पैदा होंगे, लेकिन अगर ह्यूमन का ग्रेटनेस क्या है कि डाइवर्सिटी रहे तो ही इसमें मज़ा है। एथेनियन एग्जाम्पल,
देखिए पैराग्राफ समझा रहा था, एथेनियंस थ्राइव बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्स थिंकिंग, अनलाइक एनिमल्स दे बिहेव द सेम वे। Animals versus humans. Animal likes birds act instinctively in fixed ways, but humans can grow intellectual throughout life. Limitless potential. Unlike animals whose abilities are fixed, humans keep improving, discovering new joys, and even experiencing higher happiness. Key message: education should encourage diversity and creativity, not enforce uniformity to unlock human potential. In short, human excellence comes from variety and growth, not rigid system. Education should nurture individuality and endless improvement. तो ये हमने इसको समरी कर दिया, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which of the following statement are true about the given passage? पहला स्टेटमेंट, the author creates a binary between uniformity and diversity in matters of education. बिल्कुल सही है. It upholds a uniform and stable system of education. बिल्कुल नहीं, वो तो चाहता है डाइवर्सिटी हो. It holds uniformity rather than British but not necessary for the society. गलत है. It holds diversity in education a key to human excellence and progress. इस हिसाब से A और D सही, ऑप्शन C. 60. Which of the following is true about the given passage? It describes the state of education in our society. No. It narrates the story of educational development in our society. No. It reflects on the role and impact of education in life. ऑप्शन सी सही है. अब आ जाते हैं जीके पे. नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? तो सबको पता है 26 नवंबर को. ऑप्शन डी. नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, एंथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर्स. ये तो गलत है. स्टडी ऑफ फ्लावर्स ये गलत है स्टेटमेंट. स्टडी ऑफ फ्लावर्स फ्लोरिकल्चर कहते हैं, और एंथोलॉजी जो होता है वो कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स होता है. एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी जो होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स होता है. स्टेटमेंट 2, पेडोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रूट्स. ये भी गलत है. स्टडी ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी कहते हैं, और पेडोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉइल होता है. तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग करने. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? सबको पता है 1905 में. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में. मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुआ था? 1906 में. होम रूल मूवमेंट 1916. और चौरी चौरा गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था 1922. चौरी चौरा 1922. चौरी चौरा 1922. तो इस हिसाब से ऑप्शन बी. स्टेटमेंट 1, अजात शत्रु वॉज द फाउंडर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी. गलत है. उसके पिताजी बिम्बिसार ने किया था. स्टेटमेंट 2, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगिरी. बिल्कुल सही. उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ था. तो स्टेटमेंट 2 सही है. तो इस हिसाब से ऑप्शन डी. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज करना है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से अरेंज करना है. पहले हमें पता होना चाहिए किस दिन क्या मनाया जाता है. तो नेशनल साइंस डे. नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं 28 फरवरी को. नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फरवरी को. क्यों मनाते हैं? तो रमन इफेक्ट उस दिन बेसिकली सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था, उसकी वजह से मनाते हैं. नेशनल टीचर्स डे. तो नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को मनाते हैं. क्यों मनाते हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की वजह से मनाते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका सब कुछ को लेकर हम नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं. नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाते हैं. क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के रीज़न है. नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाते हैं. क्यों? क्योंकि हिंदी को उस दिन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था. और नेशनल चिल्ड्रंस डे हम मनाते हैं 14 नवंबर को, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू का बर्थ एनिवर्सरी था. तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, टीचर्स डे 5 सितंबर, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर एंड नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर. अब अरेंज कर दो. सबसे पहले कौन आएगा? नेशनल यूथ डे सी. फिर उसके बाद
ए, फरवरी में पहले जनवरी, फिर फरवरी नेशनल साइंस डे, फिर उसके बाद सितंबर नेशनल टीचर्स डे, फिर उसके बाद 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे, और फाइनली 14 नवंबर नेशनल चिल्ड्रंस डे। तो CABDE ऑप्शन सी। पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, चित्तरंजन दास वाज नॉट अ मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी, ये तो गलत है, वो तो थे, बल्कि चित्तरंजन दास तो को फाउंडर थे, क्योंकि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके ही मोतीलाल नेहरू ने ही तो मिलके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। पूछ भी कह रहा है कौन नहीं सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं। NC केलकर वॉज अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी, बिल्कुल सही है। द फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी वॉज लेड ऑन 1 जनवरी 1923, ये टफ क्वेश्चन है लेकिन ये भी सही स्टेटमेंट है। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1923 द स्वराज पार्टी कैप्चर्ड 45 आउट ऑफ 145 सीट्स, बिल्कुल सही है। ये सिंपल क्वेश्चन। सबसे बड़ा प्लैनेट बच्चे को पता है जुपिटर, ब्लू प्लैनेट अर्थ, कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून एंड हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन बी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे कहा जाता है, यह नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। 69 स्टेटमेंट 1, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 540 BC एट लुम्बिनी, ये तो सही, लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे, लेकिन ये 540 गलत है, 563 BC में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2, बुद्धिज्म फॉलोड द मिडिल पाथ फॉर अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन एंड बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 70, स्टेटमेंट 1, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बचपन में पढ़े थे, सही है। स्टेटमेंट 2, डायमंड इज हाईली ट्रांसपेरेंट, हाँ, एंड हार्डेस्ट नोन मटेरियल, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए। द फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी बिलोंग्स टू विच कंट्री, अर्जेंटीना। तो 20th एशियन गेम्स 2026 कहाँ पे होगा, जापान में होगा। एशियन गेम्स 2026 कहाँ होने वाला, जापान में होने वाला। द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट इज ऑफ डेनिस टीटो, तो फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है, डेनिस टीटो के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पहला, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर फैमिलियर विथ व्हीट, राइस एंड बार्ले, हाँ। दे वेर द फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, बिल्कुल सही है। दे वेर लिविंग इन विलेजेस विथ होम्स मेड विथ मड एंड सॉइल, ब्रिक्स यूज करते थे वो लोग, ये गलत है। दे वर नॉट फैमिलियर विथ मेटल्स लाइक कॉपर, ये भी गलत है, फैमिलियर थे क्योंकि चैल्कोलिथिक एज के बाद आया था IBC। इस हिसाब से ऑप्शन ए, ABC सही है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन ऑफ एज 6 years to 14 years, ये तो इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A। कथकली इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट, के से कथकली, के से केरला। द पंचायत सिस्टम फर्स्ट स्टार्टेड कहाँ हुआ था, राजस्थान में, तो पंचायत सिस्टम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, राजस्थान में। द फर्स्ट फॉरेनर ऑनर्ड विद भारत रत्न, पहला कौन विदेशी जिसको भारत रत्न दिया गया था, सिंपल, खान अब्दुल गफर खान। फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, men in Paleolithic age survived on hunting animals and bird fishing, fruits and nuts, बिल्कुल सही है। पैलियोलिथिक एज में तो 3 एज है ना, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक सबसे ओल्ड एज है, तो वहाँ पे तो हंटिंग से ही होता था, फिशिंग, फ्रूट, नट्स खाया करते थे, तो बिल्कुल सही है। मैन इन मीजोलिथिक एज डोमेस्टिकेटेड सम एनिमल्स, हाँ बिल्कुल, कौन सा हमने पढ़ा है, डॉग करते थे, एंड स्टार्टेड टू स्टे इन वन प्लेस, बिल्कुल सही है। मैन इन मीजोलिथिक एज इन्वेंटेड द व्हील फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये गलत है। व्हील जो था मीजो ने नियो, इसके अगले जो एज है उसमें इन्वेंट हुआ था व्हील, तो ये गलत है। मैन इन चैल्कोलिथिक एज स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी, ABD। ऑथर ऑफ फेमस बुक माई लाइफ के ऑथर कौन है, बिल क्लिंटन। माई लाइफ किताब के ऑथर कौन है, बिल क्लिंटन। अब जाते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर में, INE में। तो पहला है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर का मतलब क्या होता है,
इंट्राप्रेन्योर का मतलब रिस्क टेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल रोल। जो एक रिस्क टेकिंग वाला पर्सन होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल रोल में जो नौकरी करता है वो एंट्राप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, तो 81 को फिर से एक बार कर लेते हैं। एंट्राप्रेन्योर मतलब रिस्क टेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल रोल। एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यू एडिशन, कस्टमर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। इस हिसाब से ऑप्शन सी। 82 फिर से मैच द फॉलोइंग। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, ये क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी बोलते हैं। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंस, डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंस मार्केट फिजिबिलिटी होता है। प्रॉफिट प्रोजेक्शन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, प्रॉफिट प्रोजेक्शन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। मार्केट टेक्निकल फाइनेंशियल जो है वो बिजनेस प्लान है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी। द एंटरप्रेन्योर इज एन एग्रेसिव कैटलिस्ट फॉर चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही है। इज एन इंडिपेंडेंट थिंकर हु डेयर्स टू बी डिफरेंट अमिड अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमन इवेंट, बिल्कुल सही है। इज मियर क्रिएटर ऑफ बिजनेस, गलत है। तो ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस रिस्क? ऑप्शन सी। अ स्पेशल प्रमोशन फेल्स टू इंक्रीज द सेल्स। बाकी ये तीन गलत है, पॉज करके रीड कर लेना। A corporate manager who starts a new initiative for their company or organization which entails setting up new distinct business unit can be regarded as intrapreneur. Option C. The primary function of a new age entrepreneur is innovation. The statement was or is proposed and propagated by option C. Schumpeter. 87 पढ़ते हैं। Which of the following statements are correct? मुद्रा लोन अंडर PMMY इंक्लूड शिशु कैटेगरी, बिल्कुल सही है। शिशु कैटेगरी होगा, किशोर कैटेगरी होगा, शैशव कैटेगरी नहीं होगा, तरुण कैटेगरी होगा, वयस्क कैटेगरी नहीं होगा। तो शिशु, किशोर और तरुण, शिशु, किशोर और तरुण होगा। तो ऑप्शन डी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले होगा नॉलेज एक्यूमुलेशन, नॉलेज एक्यूमुलेशन के बाद होगा इंक्यूबेशन, फिर होगा आइडिया एक्सपीरियंसेस, फिर होगा इवैल्यूएशन और फाइनली होगा इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन सबसे लास्ट में होगा, यानी सी सबसे लास्ट में। तो सी यहाँ लास्ट में नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी या सी में से कोई एक होगा। तो इस तरह सबसे जब अरेंज करेंगे तो ऑप्शन सी होगा। स्केलिंग अप ऑफ अ बिजनेस रिक्वायर्स अ फर्म टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। हायरिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, बिल्कुल सही है। फाइंडिंग इन्वेस्टर्स हु शेयर सेम गोल, सही है। टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क असाइनमेंट एबिलिटी, सही है। एडिक्वेट मार्केट पोटेंशियल एंड अपॉर्चून टाइम, बिजनेस आइडिया एक्सपीरियंसिंग, ये गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 90। डिज़ाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोटोटाइपिंग सही है, डिफाइन सही है, एम्पैथाइज सही है, टेस्ट सही है, मॉडलिंग गलत है। तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन पार्ट नहीं है? तो डी पार्ट नहीं। अरेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज पार्ट नहीं, बाकी ये सब पार्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर ट्रेनिंग, सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोनियर कैपेबिलिटीज, ये तीन है, डी नहीं है। The government of India has launched the following initiative a few years ago to drive the new age ideas and enterprises. तो ये कौन सा है? ऑप्शन डी स्टार्टअप इंडिया। Given below are two statements, statement 1, statement 2. Statement 1, people attitudes have changed over the years leading to involvement of state or government in business globally, बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं है। Statement 2, increasing technicality is leading to state government to make interventions in business globally, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इनिशिएट अ बिजनेस और एंटरप्राइज। नॉट है, नॉट पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी लाइव एंड लाइसेंस। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लाइव एंड लाइसेंस नहीं है।
95 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट यू जस्ट टू एस्टिमेट द मार्केट पोटेंशियल? प्रेजेंट मार्केट डिमांड बिल्कुल सही है, एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड सही है, फ्यूचर मार्केट डिमांड सही है, लेबर डिमांड गलत है, रिटेलर कंजम्पशन प्रेफरेंस गलत है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। Given below are two statements, statement 1 and statement 2. Statement 1, an entrepreneur can get a lot of quality information about competitors from company report and its website. बिल्कुल सही है। Statement 2, first step to well finance for a new project is promoters biodata. ये गलत है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। 97, given below are two statements. Assertion है small businesses are considered important to economic development. बिल्कुल सही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में पढ़ाई है। रीजन, स्मॉल बिजनेसेस कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्जर कंपनीज। ये भी सही है, तो इस हिसाब से, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, योगा एंड फोकस ऑन हॉबीज आर गुड वे टू डील विद स्ट्रेस फॉर एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, हैविंग स्ट्रेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज वेलकमिंग एज इट हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस एंड हेल्प्स हिम और हर लीड अ बैलेंस लाइफ। स्ट्रेस से कौन बैलेंस लाइफ जीता है? तो इस हिसाब से स्टेटमेंट 2 गलत है, तो ऑप्शन सी। Which of the following can give an enterprise dealing in instant coffee or competitive edge? क्वालिटी, टेस्ट एंड लोकेशन बिल्कुल सही है। एम्बियंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज इन सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा 1 and 3, ए एंड सी। और आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम 1 से 40 करेंगे। सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन इंक्लूड करता है क्या? इन्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल सही है। फेयर बिजनेस प्रैक्टिस, हाँ। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, हाँ। एनर्जी, नहीं। शेयर होल्डर प्रॉफिट, हाँ। तो इस हिसाब से ए बी सी यानी ऑप्शन ए। सो 100 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिया लगभग हाफ एन आवर में। अब हम करेंगे मैथ्स और रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 1 to 40 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। There are 240 students in an engineering college. Each student opted for exactly one of 3 specialization among computer science, mechanical and electronics. The total number of students who opted for computer science and electronics is equal to the number of students who opted for mechanical. 42.5% students who opted for mechanical are girls. The number of girls who opted for computer science is 1/3 the number of boys who opted for mechanical. The difference between the number of boys who opted for electronics and the number of girls who opted for computer science is equal to the difference between the number of boys who opted for computer science and the number of girls who opted for electronics. The number of girls who opted for electronics is 28. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी दिमाग लगाना होगा। तो चलो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर साइंस मतलब C, मैकेनिकल मतलब M, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब E। तो कह रहा है कि देयर आर 240 स्टूडेंट्स, तो ये रहा 240। अब 240 में कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। अब कंप्यूटर में बॉयज़ गर्ल्स, मैकेनिकल में बॉयज़ गर्ल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉयज़ गर्ल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का गर्ल्स दिया हुआ है कितनी है? 28। इलेक्ट्रॉनिक्स गर्ल्स कितना दिया हुआ है? 28। ठीक है, तो हमें इसमें अलग अलग स्टेप से सारे को निकालना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस में कितने हैं, मैकेनिकल में कितने, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं। ठीक है, अच्छे से स्टेटमेंट को एनालाइज करके हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर C प्लस E, तो C प्लस E इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, यानी C प्लस E इज इक्वल टू M दिया हुआ है। ठीक है, C प्लस E इज इक्वल टू M दिया हुआ है, तो टोटल हमारे पास 240 है, तो C प्लस E इज इक्वल टू M। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हम यहाँ से अब देखो C प्लस M प्लस E इज इक्वल टू 240। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C प्लस M प्लस E इज इक्वल टू 240। ठीक है, और कह रहा है कि C प्लस E इज इक्वल टू M है। C प्लस E इज इक्वल टू, यानी C प्लस E की जगह M रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2M बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
2m बन जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू 240, तो m इज इक्वल टू 120, तो m 120 है, तो c प्लस e कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 120 हो जाएगा। m यहाँ पे हमने लिख दिया 120, ठीक है, और c और e मिला के 120 होती है। 60 ऐसे ही नहीं लिख दिया है, इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये लाइन सॉल्व हो गया यहाँ तक। आगे पढ़ो। 42.5% स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल आर गर्ल्स। तो मैकेनिकल में टोटल 120 है, इसमें 42.5% गर्ल्स है। तो 122 का 42.5 निकालोगे तो आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा, 51। तो 51 कितनी है, 51 गर्ल्स है। तो 51 गर्ल्स है तो 69 बॉयज़ हो गया, कॉमन सेंस, क्योंकि 120 में से 51 माइनस करोगे तो 69 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया। आगे पढ़ो। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस इज़ 1/3 द नंबर ऑफ बॉयज़ हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। ये स्टेटमेंट को हमने यहाँ लिखा, नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस, गर्ल्स कंप्यूटर साइंस, जी से गर्ल्स, सी से कंप्यूटर साइंस, इज़ 1/3 ऑफ बॉयज़ ऑप्टेड मैकेनिकल। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 बॉयज़ मैकेनिकल कितने हैं, बॉयज़ मैकेनिकल के बॉयज़ है 69, तो 69 करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस गर्ल्स कितनी हो गई, 23। आगे पढ़ो। The difference between the number of boys who opted for electronics and the number of girls who opted for computer science is equal to the difference between the number of boys who opted for computer science and the number of girls who opted for electronics। इसको पॉज कर 1 मिनट सोचो तो समझ में आ जाएगा। इसका ये है कि कंप्यूटर साइंस के गर्ल्स डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉयज़ वो बराबर है इलेक्ट्रॉनिक्स का गर्ल्स डिफरेंस, ये साइन डिफरेंस का होता है, ठीक है, माइनस का साइन ये होता है और डिफरेंस का साइन ये होता है। डिफरेंस का मतलब सीधी से होता है कि पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि बड़ा में से छोटा घटाना है। कौन आगे लिखा हो कौन पीछे लिखा हो मैटर नहीं करता है। डिफरेंस नंबर ऑफ बॉयज़ इन कंप्यूटर साइंस। तो इसको अरेंज कर लो। जीसी का वैल्यू 23 दिया हुआ है और जी का वैल्यू 28 दिया हुआ है। तो जीसी 23 है, जी 28 है, तो बीसी माइनस बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बीसी माइनस बी कितना हो जाएगा, 5। अब आगे पढ़ो। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज 28। इलेक्ट्रॉनिक्स की गर्ल्स कितनी है, 28 है, ठीक है। अब इस परिस्थिति में देखो कि टोटल जो है 120 है, ठीक है। 120 में से 23 गर्ल्स यहाँ हैं और 28 गर्ल्स यहाँ हैं, यानी कि 120 में सॉरी अब ये देखो बॉयज़, यही बात करते हैं, बॉयज़ इन कंप्यूटर साइंस और बॉयज़ इन इलेक्ट्रिकल, ये दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 37 + 32। बॉयज़ इन कंप्यूटर साइंस प्लस बॉयज़ इन इलेक्ट्रिकल 69। अब ये क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ सी और ई का डिफरेंस 5 है, तो सी प्लस ई का सम कितना हो जाएगा, 69। तो ये हमने बना दिया ये वाला इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया और x - y इज इक्वल टू दिया। तो यहाँ से हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व किया, हमारे पास एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। BC इज इक्वल टू आ गया 37, B इज इक्वल टू आ गया 32। तो लिख दो BC की जगह लिख दो 37 और B की जगह लिख दो 32। अब जोड़ो 37 और 23 कितना होता है, 60, और 32 28 कितना होता है, 60। तो सारे वैल्यूज़ निकल गए। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, पॉज करके अंडरस्टैंड कर लेना होगा। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। टोटल कितनी गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज में, देखो 23 यहाँ है, 51 यहाँ है और 28 यहाँ है, तो जोड़ दो 23 + 51 + 28 102, ऑप्शन सी। आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल, यहाँ पे हम डायग्राम को रखते हैं कि द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल इज़ हाउ मच % ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गर्ल्स मैकेनिकल्स की गर्ल्स कितनी है, 51, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी है, 60। तो 51/16 200 85%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई व्हाट % इज द नंबर ऑफ बॉयज़ हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल। नंबर ऑफ बॉयज़ मैकेनिकल का कितना है, देखो मैकेनिकल का बॉयज़ कितना है, मैकेनिकल का बॉयज़ ये देखो मैकेनिकल का बॉयज़ 69, मैकेनिकल का बॉयज़ कितना है, 69। देखो हमने लिख लिया। इज़ मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 60 है, यहाँ पे देख लो।
इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल कितने हैं 60। क्या पूछ रहा है बाई वॉट परसेंट, कितना परसेंट, तो यहाँ 69 है, यहाँ 60 है, तो 9 ज़्यादा है, तो 9/60 इंटू 100 करेंगे तो 15%, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। Question number 4. If the digits in the unit place of a 2-digit number is halved and the digit in tens place is doubled, the number thus obtained is equal to the number obtained by interchanging the digits. Which of the following is definitely true? तो क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया, पॉज करके एक सेकेंड समझो, फिर समझ में आएगा। जैसे ये 1s है, ये 10s है, ठीक है, ये मान लेते ए है, ये बी है। इफ़ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज हाफ्ड, ठीक है, हम इसको क्या किया, हाफ कर दिए, यानी कि b को b यूनिट प्लेस डिजिट पे b को हमने b/2 कर दिया और इसको डबल कर दिया, टेंस प्लेस को डबल कर दिया, 2a कर दिया। ठीक है, अब जो नंबर बना, तो पहले नंबर क्या था, नंबर था 10a + b, नंबर क्या था 10a + b। अब नंबर क्या हो गया, अब नंबर हो गया तुम्हारा 2a × 10, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि ये 10 से फॉर्मूला 10x + y होता है, 2-digit नंबर x और y का 10x + y होता है, xy 2-digit नंबर को इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा 10a + b, अब क्या बन जाएगा 2a × 10 + b/2, ये बन जाएगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंज करो तो 10b + a। ठीक है, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 19a = 9.5b, यानी कि a/b आ जाएगा 1/2, यानी कि a हो जाएगा, a b नंबर हो जाएगा 12 और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन पढ़ो, सम ऑफ द डिजिट्स इज अ 2-digit नंबर, गलत, 2 1 3 होता है ना कि 2-digit नंबर। डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस, क्या यूनिट प्लेस का डिजिट हाफ है तो डबल है, तो ये भी गलत हो गया। डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड द टेंस प्लेस आर इक्वल, क्या 1 2 इक्वल होता है, 1 = 1 2 इक्वल कैसे हो सकता है। डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस, देखो यहाँ 1 है 2 है, डबल है, हिसाब से ऑप्शन डी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 16.5 rupees per kg, a grocer needs to mix 2 varieties of pulses costing ₹15 and ₹20 per kg respectively in the ratio 7:3। तो क्या पूछा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या ये सही है, यानी कि ये 7:3 दिया हुआ, ये रेशियो क्या है, पूछ रहा है ये जो रेट दिया हुआ है क्या ये वो सही भी है या नहीं। चलो चेक करते हैं, तो मान लेते हैं इसको 7x और 3x मान लेते हैं। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये 7 + 3 10 × x 10x हो जाएगा। ठीक है, तो 15 रुपये के हिसाब से 15 × 7x कर दो तो 105x, और 20 × 3x कर दो तो 60x, तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ दो 165x, 105 + 60 165x। अब कॉस्ट ऑफ ईच केजी निकाल दो, टोटल 10x था तो 165x / 10x = 16.5 रुपीज़ पर केजी, यानी ये देखो मैच कर गया, तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। A merchant has 1000 kg rice, part of which he sells at 8% profit and rest at 16% profit. He gains 14% on the whole. The quantity of rice sold at 16% profit is 750 kg. हमें क्या बताना है, क्या ये 750 kg सही है या नहीं है। तो एक मर्चेंट, उसके पास 1000 kg राइस है, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा वो 8% मुनाफे बेचता है, मान लेते हैं कि x किलो वो 8% बेचता है और बचा हुआ है रेस्ट को, तो बचा कितना, 1000 में से x घटा देंगे तो 16% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, और ओवरऑल उसे 14% प्रॉफिट होता है। पूछ रहा है कि जो 16% का रेट पे बेचा गया, यानी कि ये 1000 - x, क्या उसमें 750 kg है या नहीं है। क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 16% प्रॉफिट इज 750 kg और नॉट। चलो चेक करते हैं, तो देखो 8% को क्या लिख सकते हो, 8/100 यानी कि 0.08, तो 8% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1 + 100% मतलब क्या होता है, 100% मतलब 1 होता है, तो 1 + 0.08, ये तो पता ही हो ना, अगर 8% प्रॉफिट है मतलब 108%, तो 108% क्या लिखेंगे 1.08x, ये 16% क्या लिखेंगे 1.16, तो 1.08 × x कर देंगे, ठीक, और 1.16 × 1000 - x इज इक्वल टू 14% हो रहा है, 1.14 × टोटल कितना है 1000। सॉल्व करो इसको,
सॉल्व करने पर हमारे पास x आ रहा है 250 kg, तो x 250 kg है तो ये कितना हो जाएगा, ये 750 kg हो जाएगा और यहाँ पे मैच करेगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या कहा जाता है, स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, तो 449 ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। कंपाउंड रेशियो में क्या कहा जाता है, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2/7, ठीक है, 2/7, 5/3, 4/7 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 40/147 आ रहा है। तो 40/147 कहाँ दिख रहा है, ये देखो बी का 3। बस ये दो ऑप्शन से ही सॉल्व है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए का 2, बी का 3 और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 7 नंबर में आ जाए। 7 नंबर में दिया हुआ है कि इफ़ 1/x इज रेशियो 1/y रेशियो 1/z 2:3:5 है, देन x:y:z क्या होगा। एक काम करो, इसको रिवर्स कर दो, x:y:z इट इक्वल टू 1:2:1:3:1:5 ऐसा कर सकते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 30 आएगा। एलसीएम निकालने आता होगा। अब एलसीएम लेके इसको कर दो, यानी कि 2 × 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी नीचे 15, तो ऊपर ही 15, तो ऊपर 15 आ जाएगा। 3 × 10 करेंगे तो ऊपर भी 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। 5 × 6 करेंगे तो ऊपर भी 6 करेंगे, तो 15:10:6, तो ये तो सही है। सेम इस प्रकार से करो, ये 4p = 6, q = 9 आया, तो p/q = पहले क्या करो, ये q को नीचे ले और ये 4 को इधर भेज दो, क्रिस क्रॉस कर दो। तो p/q = 6/4, q/r = 9/6 एंड p/r का ज़रूरत नहीं, इसी से हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे q 4 है और यहाँ पे q 9 है, बराबर बनाओ। कैसे करेंगे, बराबर क्रिस क्रॉस कर दो, 4 × 9 कर दो, ऊपर 9 तो नीचे भी 9, और 9 × 4 कर दो। चलो हो गया सिंपली। जिसको पहले काट के सिंप्लीफाई कर दो, ये 3 और ये 2, तो 3/2 और यहाँ पे 3 3 9, यहाँ 3/2, तो यहाँ 3 2, यहाँ भी 3 2, तो बराबर पर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 × 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 × 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो आता ही होगा 9:6:4। सिंपल है क्वेश्चन है। और अब चेक कर लो तुम ऑप्शन से, अब चेक कर लो ए और बी सही है, ए और बी सही है यानी कि करेक्ट पूछा है, यानी कि ए और बी किस ऑप्शन में है, ए और बी सी ऑप्शन में, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। A certain amount of money at compound interest grows to 66,550 rupees in 3 years and 73,204 in 4 years. The rate % per annum क्या होगा, तो इसका तो सबसे अच्छा तरीका है इसका फॉर्मूला। अगर तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है तो ये होता है a = p × 1 + r/100 का पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है। अब अमाउंट दिया हुआ पहला 66,550, इसमें पुट करो p तो कॉमन है, × 1 + r/100 का, ये 3 सर्कल यहाँ पे 3 पुट कर दो। फिर दूसरा ये इक्वेशन 1 हो गया, इसी तरह इक्वेशन 2 बना दो। अब 2 - 1 करो, 2 - 1 करोगे कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस मत करना, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये सेम तो पावर में p से p कट जाएगा और ये 4 - 3 पावर 1 यानी कि 1 + r/100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर r = 10% आ जाएगा, ऑप्शन ए। सॉल्यूशन सॉल्व किया हुआ देख लेना। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वी हैव लेस टाइम, वी हैव टू कंप्लीट 100 क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल। अ ग्लास जार कंटेन्स 1 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू एंड 4 येलो मार्बल्स। इफ अ सिंगल मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द जार, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। 1 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू है, 4 येलो है, तो टोटल कितने हैं, 10। तो गेटिंग ए येलो मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो कितने हैं, 4, तो 4/10 यानी कि 2/5, तो यहाँ 1/5 दिया तो ये गलत हो गया। तो ए जहाँ है हटा दो, अब बी या डी में से कुछ ऑप्शन होगा। बी इसमें भी है, बी इसमें भी, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, जी सही है। सी और डी चेक करो। सी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ येलो और अ ग्रीन मार्बल, देखो और आ जाता है, और मतलब प्लस होता है, और एंड मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ और आ गया यानी प्लस कर दो। तो ईदर अ येलो और अ ग्रीन मार्बल, येलो कितने हैं, येलो है 4, तो 4/10, और ग्रीन कितने हैं 3, तो 3/10 जोड़ दो, 7/10, 7/10 मैच कर गया, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी। आगे बढ़ो। मैच द फॉलोइंग है, सिंपल है। ये देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट यहाँ और 3 तो 5 डिजिट है, और नीचे 3 2 5 5 5, यानी पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट को हटा दो, सिंपल करो। 81 का क्या हो जाएगा,
81 का यहाँ देखो, इसका मैंने यहाँ सॉल्व किया। 81 का स्क्वायर रूट 9, 484 का 22, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 64 का 8 और 625 का 25 सॉल्व करो। 99 में 100 यानी कि 0.99 यानी कि ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। बी सॉल्व करो, देखो यहाँ काउंट करो 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 1 3, तो पॉइंट सारा हटा दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 204 इंटू 42 इंटू 7 इंटू 34, काट छट के 36 है, 36 का अंडर रूट कर लो 6 किस ऑप्शन में है, बी का 4। इस हिसाब से बस ये 2 ऑप्शन करने से तुम्हारा सी आंसर आ जाएगा एलिमिनेशन से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो सभी को परसेंटेज में चेंज कर लो या सभी को नंबर में चेंज कर लो। मैं क्या करता हूँ, ईजी पड़ेगा, परसेंटेज में चेंज कर लेता हूँ। इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो ये 16 2/3%, ठीक है। 2/15 है, तो 2/15 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 2/15 इंटू 100 करोगे और सॉल्व करोगे तो आएगा 40/3, 40/3 यानी कि 13 1/3%। 0.7 इंटू 100 करोगे तो 17% आ जाएगा, और 0.25% ऑफ 64 करोगे तो 0.25 क्या होता है, 1/4। तो 0.25 क्या होता है, 1/4%, मतलब 100 इंटू 64 कर लो और फिर परसेंटेज में लेना है, तो इंटू 100 फिर करेंगे तो 100 करेगा 4 से 16, तो ये आ गया 16%। अब इंक्रीजिंग सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा है हमारा 13 यानी कि बी, फिर उसके बाद सबसे छोटा है डी, फिर उसके बाद छोटा से बड़ा, सॉरी सबसे छोटा है बी, उससे बड़ा है डी, फिर उससे बड़ा ए, फिर उससे बड़ा सी। देख लो, अरेंज कर लो ऑप्शन ए। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसको क्या करो, इसको रूट को एक्सपोनेंट में लिख दो। 3 का पावर 1/4, 2 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/6, 7 का पावर 1/6। अब एक काम करो, सबका जो पावर है उसको एक जैसा बना दो। तो इसके लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे 4 3 6 और 6, तो 4 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब बराबर बना लो, तो ये बन जाएगा 3/12, 4/3 का ये बन जाएगा 3 का पावर 3/12, ये बन जाएगा 2 का पावर 4/12, ये बन जाएगा 5 का पावर 2/12 और ये बन जाएगा 7 का पावर 2/12। अब एक काम करो, ये 3 वाला और इसका स्क्वायर कर दो और ये वाला कैसे रहने दो। 3 का क्यूब 27, 2 टू द पावर 4 16। अगर पढ़ो एक्सपोनेंट तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या करूँ। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब ये देखो सबका पावर सेम हो गया, एक 1/12 1/12 1/12 1/12। अब क्या करो, सिंपल पावर सबका सेम, नंबर को ईजिली कंपेयर कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, 16 यानी कि बी, फिर उसके बाद सी, फिर 25 है, फिर उसके बाद ए 27 है और फाइनली डी। इस हिसाब से अरेंज करके ऑप्शन बी आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स इज गुड एट 10% लॉस। एक बेईमान दुकानदार है, सपोज कर लो कि वो 1 kg का माल को 10% लॉस पे बेचता है, यानी कि 1 kg का माल को वो 900 ग्राम 10% लॉस बेचता है, यानी 1 kg का माल को 900 ग्राम देता है में बेचता है सीपी पे, एंड यूजेस 30% लेस वेट। लेकिन ये बेईमानी भी करता है, बोलता है आपको डिस्काउंट देंगे, 1 किलो का माल 900 ग्राम 100 ग्राम आपको डिस्काउंट देंगे। तो एक बेईमान डिसऑनेस्ट डीलर है, वो अपने गुड को 10% लॉस पर बेचता है, यानी कि 900 पे 1000 ग्राम को लॉस पे बेचा तो 10% लॉस हो तो 900 ग्राम पे बेचा, भाई नुकसान हो गया, ख़राब हो गया जो भी है। एंड कॉस्ट एंड यूज 30% लेस वेस्ट, एक 700 यूज़ करता है, 1 किलो के जगह 700 का बट खारा यूज़ करता है। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, क्योंकि अब देखो प्रॉफिट ही होगा, सिंपल सी बात है, 200 ग्राम का मुनाफा हो गया, यहाँ 700 या 900 तो 200 ग्राम, तो 200 बटे यहाँ बेस इसको लेते इधर साइड वाला को, तो 200 अपन 700 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 28 4/7% प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, 28 4/7% प्रॉफिट, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। If the roots of the equation px square plus x plus r is equal to 0 are reciprocal to each other, which of the following is correct? इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ax स्क्वायर, अगर इफ़ ax स्क्वायर पढ़े अगर हमने आई थिंक 10th क्लास में ये पढ़ा है हमने, इफ़ ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0 है, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। तो रूट्स क्या करें, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल यानी कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा
सी बाई ए, सी क्या है, सी है आर और ए है पी, तो आर बाई पी, तो यहाँ से अल्फा अल्फा कट गया, आर इज इक्वल टू पी आ गया, यानी कि ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, Ram and Shyam can finish a task by working together in 6 days. If Shyam can finish the task by working alone in 8 days, then Ram alone will take 24 days to finish it. ये सिंपल क्वेश्चन है। राम और श्याम मिलके एक काम को 1/6 डेज में कर सकते हैं, श्याम 1/8 कर सकता है, तो राम कितने में करेगा, तो 1/r प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/6 सॉल्व करो, r इज इक्वल टू 24 डेज। तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट 2, a 6 person working 8 hours a day earn 8,400 per week, then 9 person working 6 hours a day will earn 9,450 per week। तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें m1h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2h2 अपॉन w2, सिंपल। तो m दिया हुआ 6, h दिया हुआ 8, यहाँ m दिया 9, यहाँ h दिया हुआ 6, तो और यहाँ w दिया हुआ हमने एक दिन का निकाल के फिर इंटू 7 कर लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो W 8400 डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो 1200 आ जाएगा। सॉल्व करो, 6 इंटू 8 अपॉन 1200 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 अपॉन W2। सॉल्व करने पे W2 आया 1350 रुपीज़ पर डे, इंटू 7 कर दो 9450 रुपीज़ पर वीक। तो इस हिसाब से ये मैच कर गया, तो ऑप्शन 2 भी सही है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a, b, c greater than 0 such that a, b, c are integers, then which of the following must be true? a, b, c इंटीजर्स और 0 से बड़ा है, तो चलो मान लेते खुद से कुछ भी ले लो, सब में सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो अगर कुछ चीज़ स्टेटमेंट दिया हो तो यूनिवर्सली ट्रू होता है। तो लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। तो क्या a बाई बी लेस देन 0, क्या 1/2 0 से कम है ना, ये तो गड़बड़ है। a बाई ए इंटू बी अपॉन सी क्या ग्रेटर है 0 से, ये तो बिल्कुल सही है, a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 1 2 अपॉन सी 2 इंटू 3, क्या 2 3 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल सही है, ग्रेटर है। b इंटू सी क्या लेस देन 0 है, गलत है, सॉल्व करके देख लो। a ग्रेटर देन b इंटू सी है ना, गड़बड़, क्या 1 ग्रेटर हो सकता है 6 से ना, बस यहाँ a इज इक्वल टू 1 लो, b इज इक्वल टू 2 लो, c इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करो और क्रॉस वेरीफाई करके, और हमारा आंसर आ जाएगा b। A cylindrical vessel of radius 4 cm contains water. A solid sphere of 3 cm radius is lowered into water until it is completely immersed. The water level in the vessel will rise by। जब हम लोग गेंद को डुबाएंगे तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतना ही तो हाइट लेवल राइज होगा। तो इक्वेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। पाई को छेड़छाड़ मत करो, आखिरी में पाई को देखा जाएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई, और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है कितना, 3, स्पीयर का रेडियस दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब 27, सॉल्व करेंगे 36 पाई आ जाएगा, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को छेड़छाड़ मत करो, आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, तो 16 पाई इंटू एच लिख दो। अब वॉल्यूम ऑफ पूछ क्या रहा है, द वाटर लेवल इन द वेसल विल राइज बाई, तो वाटर वेसल कितना राइज करेगा, तो स्पीयर का वॉल्यूम 36 पाई इज इक्वल टू एच इंटू 16 पाई इंटू एच, सेम ही चीज़ है, यहाँ से हमको एच ही तो निकालना है, तो एच आ गया हमारा 9/4 सेंटीमीटर, सॉल्व करने पर यह आंसर हो जाएगा। एटीन क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ओमेगा इफ द वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अगर वॉवल ऑड प्लेसेस लेते हैं, ये देखो ओमेगा, तो वॉवेल्स कौन कौन से, ओ वॉवेल है, ई वॉवेल है और ए वॉवेल है, तो 5 प्लेस बनाओ, 1 2 3 4 5। वॉवेल के प्लेसेस कौन से, ऑड यानी कि ये वाला वॉवेल होगा, ये वॉवेल होगा या फिर ये वॉवेल होगा, तो ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और बचा क्या, कॉन्सोनेंट के 2, तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये सॉल्व करो, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इज आंसर। 19, रमेश इन्वेस्ट ₹1200 at 5% simple interest. How much additional money must he invest at 8% simple interest so that his total annual income will be equal to 6% of his total investment during this year? So investment 1, P into R into T by 100 हमने पढ़ा है, simple interest is equal to P into R into T by 100, पुट करो 1200, 5% पे टाइम 1 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 100, सॉल्व करके आया 60 रुपया। इन्वेस्टमेंट 2 कितना है,
इन्वेस्टमेंट 2 मान लेते, एक्स हमें नहीं पता, इंटू 8/100 कर दो तो ये आ जाएगा 0.08x। अब इन्वेस्टमेंट 1 प्लस इन्वेस्टमेंट 2, टोटल एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 60 प्लस 0.08x। पूछ रहा है हिज टोटल एनुअल इनकम ये रहा, टोटल एनुअल इनकम विल बी इक्वल टू 6%, 6% मतलब 0.06 ऑफ इस टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया 1200 इधर और x इधर, तो 1200 प्लस x, तो इसको इक्वेट कर दो और इसको सॉल्व कर दो तो x इज इक्वल टू 600 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा। और मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर completely crosses another train having half the length of the first train and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. The train having speed 48 km per hour also passes a railway platform in 45 seconds. What is the length of the platform? क्वेश्चन को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये एक ट्रेन इधर से आ रहा है और दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, तभी तो अपोजिट होगा। जब अपोजिट होता है तो डायरेक्शन जुड़ता है। अगर ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो हमें पता होगा। तो पहला इसमें सिंपल फार्मूला लगता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द ट्रेन मान लो, ठीक है। तो एक ट्रेन है क्रॉस करता है अनदर ट्रेन को, तो एक ट्रेन उसका लेंथ L है और दूसरा ट्रेन का हाफ द लेंथ है, यानी कि उसका आधा लेंथ का, यानी कि L/2, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है स्पीड जुड़ जाता है, तो ये 48 किलोमीटर पर और ये 42, तो 48 प्लस 42 जोड़, तो 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा 90, तो 90। अब यहाँ पे देखो सेकंड में आता है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करते हैं 5/18 करते हैं, पता होगा 19 × 5/18, और कितना सेकंड में करता है 12 सेकंड में 12। ये क्यों लिखे हमने, ये फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमने लेंथ ऑफ द ट्रेन लिख दिया, स्पीड में दोनों को जोड़ दिया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस करते हैं, और टाइम यहाँ दिया हुआ 12 सेकंड, तो ये फॉर्मूला में हमने ये वैल्यू को पुट किया, ठीक है। सॉल्व किया, यहाँ से L आ गया 200 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया 200। आगे पढ़ो, द ट्रेन हैविंग स्पीड ऑफ 48, यानी पहला ट्रेन जो बड़ा वाला ट्रेन है जिसका 200 मीटर लेंथ है, वो पास करता है एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में। प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन तो हमें पता चल गया 200, प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें निकालना ही है। ये दिया हुआ है 48, तो 48 इंटू 5, प्लेटफॉर्म तो कोई स्पीड में चलता नहीं, प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पर रहता है, तो 48 इंटू 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, और 45 सेकंड लेता है, यहाँ देखो 45 सेकंड लिखा हुआ है, इंटू 45 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा 400। तो ये रहा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हमारे लगभग 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के 21। तो एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है। तो सबसे पहले आएगा तुम्हारा मानसून आएगा तो होगा बारिश, रेन होगा, फिर आएगा बाढ़ आने के बाद क्या किया जाएगा रेस्क्यू करने के बाद शेल्टर दिया जाएगा, फाइनली रिलीफ मिलेगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी। अगर ब्लू मतलब ग्रीन, ठीक है, ग्रीन मतलब वाइट मतलब येलो मतलब ब्लैक मतलब रेड एंड रेड मतलब ब्राउन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिल्क कौन सा कलर का होता है ये बताओ। मिल्क होता है वाइट, दूध कौन सा कलर होता है वाइट, और वाइट का मतलब क्या होता है येलो, तो इस हिसाब से येलो आंसर हो जाएगा, वाइट मीन्स येलो। पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट ऑफ फेसिंग शोइंग 2 के अपोजिट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये देखो 6 4 यहाँ है, 2 4 कहाँ है, और देखो 2 4 है, ये देखो 2 4 यहाँ है, 2 4 यहाँ है, तो 3 के अपोजिट 6, ठीक है। अब देखो 2 3 5 3 5 3 2 3, हाँ ये देखो ये 2 3, ये भी 2 3, 4 के अपोजिट 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 4, तो बच गया तो 2 के अपोजिट 5, तो ऑप्शन सी। A monkey climbs 20 feet at the beginning of each hour and rests for a while when he slips back 5 feet before he again starts climbing in the beginning of the next hour. If he begins his ascent at 8 a.m., at what time will he first touch a flag at 110 feet from the ground? एक सेकेंड पॉज करके सोचो। कह रहा है कि एक बंदर है, ये टोटल 110 फीट का है। बंदर क्या करता है, पहले 20 फीट चढ़ता है, 20 फीट चढ़ने के बाद ना 5 फीट फिसल जाता है, यानी कि एक बार में वो 15 ही फीट चढ़ पाता है, ठीक है।
चढ़ता 20 फीट है लेकिन 5 फीट फिसल जाता है, फिर अगली बार चढ़ता है 20 फिर 5 फिसल जाता है, फिर अगली बार चढ़ता है 20 फिर 5 फिसल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने टाइम बाद वो टच कर देगा फ्लैग को 110 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, 8 बजे शुरू करता है। ठीक है, देखो 8 बजे 15 फीट करता है, हर घंटे में 15 फीट कर रहा है, 20 फीट करता है, 5 फीट खिसक जाता है। तो 8 बजे 15 फीट चढ़ा, 9 बजे फिर 15 फीट चढ़ा। ठीक है, तो 15 छक्के कितना होता है, 15 छक्के 90, यानी कि 6 घंटा में 6 आवर में वो 90 फीट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब 7वें घंटे में चढ़ेगा 20। ठीक है, तो 90 + 20 कितना होता है, 110। अब वो फिसलेगा नहीं, क्यों नहीं फिसलेगा भैया, वो टॉप पे पहुंच गया है ना, टॉप पे तो बैठ जाएगा बंदर, तो फिसलेगा कैसे। ऐसे पहले यहाँ चढ़ता था तो बैठने की कोई जगह नहीं, तो सिर्फ फिसल जाता था, तो लेकिन लास्ट वाले में चढ़ेगा वहाँ ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। तो इस हिसाब से 7 टाइम्स, यानी कि 7 घंटे और लगेंगे। तो 8 बजे और फिर 7 घंटे और जो, 8 7 15, 15 मतलब 3 होता है, 3 PM। तो ऑप्शन बी। बॉल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड, बॉल्ड मतलब टकला, ब्लॉन्ड मतलब बाल, तो टकला जिसके पास बाल नहीं है उसके पास बाल है, बैरन मतलब बंजर, फर्टाइल मतलब उपजाऊ। इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग द नॉर्थ। ठीक है, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ए जो है ये रहा ए, ये लेफ्ट से 16th है। ठीक, और सी जो है वो 16th राइट एंड से, ये राइट, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है, और सी जो है वो 16 है राइट से। बी हु इज 4th टू द राइट ऑफ ए, ए का राइट इधर है, 4th, 1st 2nd 3rd 4th, ये रहा बी। इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी जो है वो 5th है लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट इधर है, 1st 2nd 3rd 4th 5th। ठीक, कितने बॉयज़ हैं रो में, चलो काउंट करते हैं। देखो 16 यहाँ तक हो गया, लेफ्ट से काउंट करते हैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ तक कितने हो गए, 25। तो यहाँ तक हो गया 25 और यहाँ से 16, तो 25 + 16 -1 करते हैं, अगर रैंकिंग का चैप्टर पढ़े हो तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया इस वजह से। तो आंसर हो जाएगा 40। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ हैंड इज रिटेन एज SZMW, हैंड को रिटेन किया गया है SZMW, व्हाट विल द कोड ऑफ मिल्क। देखो अपोजिट है, H का अपोजिट H, A का अपोजिट Z, N का M, D का W। तो M का क्या हो जाएगा N, I का R, इंडियन रेलवेज पढ़े हैं, L O लव, KP KP वाली, तो अपोजिट कर दो जस्ट, पता है ना, ये A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W से ध्यान देते, A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N, ठीक है, D के अपोजिट W, ये वाला कॉन्सेप्ट है। A cylinder is painted in 6 colors, green, blue, yellow, violet, red and pink. 3 position are shown below. पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। देखो टॉप पे येलो मान लेते हैं, ठीक है, ये टॉप ले लेते हैं। अब बॉटम पे पिंक है, बॉटम पर पिंक है। जब येलो दिखता है तो ग्रीन ब्लू दिखता है, ठीक है, येलो पे ग्रीन ब्लू दिखता है। तो 6 कलर, 6 में से तो 4 कलर फिक्स, 6 में से तो 2 कलर फिक्स हो गए, पिंक और येलो तो ऊपर नीचे, तो यानी कि ये बीच में 4 कलर होंगे। बीच में कितने कलर होंगे, 1 2 3 4, 4 कलर। कौन कौन से, ग्रीन वॉयलेट रेड, तो ग्रीन वॉयलेट रेड, और एक कौन सा बच गया, ब्लू। तो ग्रीन वॉयलेट रेड और ब्लू, ये 4 ठो बीच में होंगे। तो पूछे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो ग्रीन और ब्लू तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन ब्लू अगल बगल होता, तो ग्रीन और ब्लू काट दो, और रेड के साथ क्या बचा, वॉयलेट, तो वॉयलेट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट असम्पशन है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, यू नो डैट योर शर्ट इज एक्सीलेंट व्हेन पीपल आस्क अबाउट योर टेलर हु टेलर्ड द शर्ट। असम्पशन पहला, पीपल डू नॉट आस्क अबाउट योर टेलर इफ योर शर्ट इज नॉट गुड। बिल्कुल सही है, अगर तुम्हारा शर्ट अच्छा नहीं हो तो लोग पूछेंगे ही क्यों। तो पीपल वांट टू नो द क्राइटेरिया ऑफ एन एक्सीलेंट शर्ट, क्राइटेरिया की कोई बात हुई नहीं है। स्टेटमेंट को पॉज करके अच्छे से समझो। तो इस हिसाब से ओनली असम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। The following question, statement और argument से statement, should there be a compulsory medical examination of both men and women before they marry each other? पहला, नहीं, this is an intrusion to the privacy of an individual and hence cannot be tolerated, ये गलत है। क्या कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए?
जिससे पहले वो मैरी करने से पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनके प्राइवेसी में इंक्लूड करेंगे। नहीं, ये गलत है, होएगा तो फिर आगे के जीन्स या फिर जो भी रोग होंगे तो ये वीक है। यस, दिस विल सब्सटेंशियली रिड्यूस द रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन विद सीरियस एलिमेंट। बिल्कुल सही, अगर पहले से चेकअप हो जाएगा तो यानी कि लोग आने वाला जनरेशन स्वस्थ होगा। तो इस हिसाब से ओनली आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। तो फिर से आ गया डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन को सॉल्व करने से पहले ये डायग्राम बना लो, पहले बता चुका हूँ। मिस्टर एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। ये लो मान ली यहाँ एक्स है, ये वेस्ट की तरफ चलना शुरू करते हैं। 30 मीटर गए, ये टर्न्स टूवर्ड्स राइट, राइट मुड़े 20 मीटर चलें। ये देन टर्न टूअर्ड लेफ्ट एंड मेकिंग डिस्टेंस 10 मीटर चलें, लेफ्ट मुड़ के फिर लेफ्ट मुड़े और वॉक किए 40 मीटर, और फिर लेफ्ट वॉक की और मुड़े 5 मीटर, और फिर वो लेफ्ट मुड़ गए इधर। तो किस डायरेक्शन में वो फेस करे? तो नॉर्थ में। किस डायरेक्शन में? तो नॉर्थ में। तो ये कैसे मुड़ना यहाँ से पता चल जाएगा। क्या है टेक्निक? ये है लेफ्ट, ये है राइट, ठीक है। तो अब इसके उल्टा लिख दो, यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ राइट, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ राइट, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट। सिंपल। और फिर अब जैसे जैसे मोड़ना वैसे वैसे कर दो। 32 A watch which gains uniformly is 2 minutes slow at 10 a.m. on Monday and is 2.5 minutes, यानी 2.5 minutes fast at 1 p.m. the following day. When did it show the correct time? सो एक वॉच है, वो गेन करता है 2 मिनट, ठीक, वो गेन करता है यूनिफॉर्मली, और वो 2 मिनट स्लो है 10 बजे मंडे को, दिन का 10 बजे मंडे को, और 2.5 मिनट फास्ट है अगले दिन का 1 बजे दोपहर में। तो करेक्ट टाइम कब शो करेगा वो? ठीक है, तो 10 AM से लेके अगले दिन का 1 PM तक। तो 10 से लेके 1 तक कितने हो जाएंगे? तो 10 से 10 24 घंटे। आज के 10 से लेकर अगले दिन का 10 24 घंटे, और फिर 11 12 1 3 24 + 3 27। तो टोटल हो गए 27 घंटे। ठीक है, पहले 2 मिनट स्लो है तो 2 मिनट स्लो, और फिर 2.5 मिनट फास्ट है, 2.5 मिनट फास्ट, तो टोटल 4.5 मिनट का अंतर है। तो रेट निकालो, रेट कैसे निकलेगा? 4.5 मिनट बाई 27 घंटे, यानी मिनट अपन आवर का कर दो, तो रेट निकाल दोगे तो ही होगा सॉल्व। तो पहले बराबर में बदलो, तो 4, इसको क्या करो, मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, इंटू 60, और आवर को आवर ही में रहने दो। सॉल्व करोगे आ जाएगा 10 सेकेंड पर आवर। तो कितना यूनिफॉर्मली गेन करता है? हर 1 घंटा में 10 सेकेंड। क्वेश्चन पूरा, अ वॉच गेन्स यूनिफॉर्मली, कितना यूनिफॉर्मली गेन करता है? 10 सेकेंड पर आवर ये गेन करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि करेक्ट टाइम कब दिखाया घड़ी में। ठीक है, तो 2 मिनट स्लो है, 2 मिनट स्लो यानी कि 120 सेकेंड स्लो है। तो 10 सेकेंड 1 घंटा में 10 सेकेंड रिकवरी करेगा, तो 12 घंटा में 120 सेकेंड। तो 120 लाने के लिए करना पड़ेगा, इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो यानी कि 12 घंटे, एग्जैक्टली 12 घंटे बाद। तो 10 से 12 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? रात के 10 AM से 12 घंटे कितना हो जाएगा? 10 PM, यानी कि 10 PM उसी दिन, तो 10 PM मंडे, ऑप्शन डी। विजिलेंट मतलब अलर्ट हो गया, तो वाइबल मतलब फीजिबल हो जाएगा, सिंपल। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। बाजरा, बार्ले, मस्टर्ड, राइस। देखो, बाजरा खाने वाला, बार्ले रोटी बनाने वाला, राइस, सब स्टेपल क्रॉप से, मस्टर्ड थोड़ा सा अलग है। अब ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया है, सम बैग्स आर पर्सेस। तो कुछ बैग जो है वो पर्सेस है, ये लो, कुछ बैग पर्सेस हो गया। ठीक, ऑल पर्सेस आर कंटेनर्स, सारे के सारे पर्सेस कंटेनर हो गए। ठीक है, ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस, सारे के सारे कंटेनर जो हैं वो सूटकेस हो गए। ठीक है, पहला, सम सूटकेसेस आर बैग्स, कुछ सूटकेस बैग्स हैं, बिल्कुल सही है। ऑल पर्सेस आर बैग, क्या सारे के सारे पर्स बैग, यानी कुछ पर्सेस बैग हैं, तो ये गलत हो गया। ऑल पर्सेस आर सूटकेसेस, क्या सारे के सारे पर्सेस सूटकेस हैं, बिल्कुल सही है। सम कंटेनर्स आर पर्सेस, कुछ कंटेनर्स जो हैं वो पर्सेस है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी।
फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है? तो इसमें 21 है, गिन लेना। देखो जैसे 1 2 3 इधर 3 इधर 3 3 6 6 और फिर 3 इधर और ये 3 बड़ा वाला 6 6 12 हो गया 12 हो गया। उसके बाद ये 13 और एक 14 14। ठीक है, अब ये देखो बड़ा वाला 15 16। ठीक है 16 और उसके अलावा और भी होंगे, हमें ढूंढना पड़ेगा। सत्रह 18 इस तरह और होगा, ढूंढ लेना। 21 आंसर हो जाएगा, डी आंसर है। Miss Lily started her journey from her house and goes 2 kilometers straight. Then she turns towards her right and goes 1 kilometer. She again turns towards her right and goes 1 kilometer again. If finally she is in the northwest direction from her house, then in which direction did she go in the beginning? इसको पीछे सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगा। पहले तो ये डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये डायरेक्शन बना लो पहले। ठीक है, तो फाइनली कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बिगनिंग में कौन सा डायरेक्शन ये पूछ रहा है, तो पीछे जाओ। अब यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, मिस लिली स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम हर हाउस एंड गोज 2 किलोमीटर स्ट्रेट। तो एक काम करो, यहाँ से पहले हम लोग एक इसमें तुमको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल, एक बार इधर भागो एक बार इधर जाओ। ठीक है, तो इसमें तुमको आइडिया मिल। चलो हम लोग इधर से टेस्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल से। तो वो 2 किलोमीटर स्ट्रेट जाती है, तो 2 किलोमीटर मान लेते हैं वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, देन शी टर्न्स टुवर्ड्स द राइट, राइट मुड़ गई यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ गई और 1 किलोमीटर गई। और शी अगेन टर्न्स टुवर्ड्स द राइट, राइट मुड़ गई और 1 किलोमीटर चली। और यहाँ पे वो सेंटर से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। पूछ रहा है कि बिगनिंग में कौन सा डायरेक्शन में गई थी, तो ये देखो हमने जो हिट एंड ट्रायल से जूम किया था वेस्ट, तो वेस्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजन पहला, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज सपोज टू बी अ यूनिवर्सल डोनर, बिल्कुल सही है। रीजन, ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, बिल्कुल सही है। और एक करेक्ट रीजन भी है, तो ऑप्शन ए। स्टेटमेंट, डोमेस्टिक डिमांड हैज़ बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला, क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हम ये इंड्यूस कर सकते हैं। डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड, या तो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर लो या डोमेस्टिक डिमांड को घटा दो। तो इस हिसाब से आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन सी। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देखो ये सारा स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, ये 169 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको कुछ अरेंजमेंट करके 6 आया है। इसी तरह सारा का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो सारा का जोड़ दो, 13 + 3 16, 16 + 6 22, 22 + 8 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितना आ गया 6। सेम यही इसमें लॉजिक लगाओ, 6 4 10 7 17 3 20, 20 डिवाइड बाई 5 4, 9 10 19 19 + 24 24 34 35 35 बाई 5 7। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 7 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग हमने 1 घंटे 20 मिनट में यानी कि 70 80 मिनट में लगभग 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। Now if you like all the 100 question solutions, so do not subscribe and do not like this video. Okay, so the end.